जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों अपन लोग पढ़ रहे थे मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों का इतिहास, तो अपन इसी जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। और जो अपन ने पहले जो शासक पढ़े थे महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम, उसके जो बाद के जो शासक हुए गोहिल वंश के मेवाड़ के, उसके बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और उनसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं या बिंदु हैं वो पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और किस प्रकार से अपन स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में अपन अपने आंसर सही बना सकते हैं, और कैसे अपन यहाँ से एक अच्छी समझ लेके चल सकते हैं, वो सब चीज़ें अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा आज। दोस्तों मेरा इस प्रकार से बोर्ड के ऊपर इन प्रश्नों को सजाकर लिखने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों मेरा इनको बोर्ड के ऊपर सजाकर लिखने के दो उद्देश्य हैं यहाँ से। एक उद्देश्य दोस्तों कि मैं पहले से जो भी बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिस भी सम्राट या राजा से जिस भी टॉपिक से, मैं उनको एक साथ एक जगह लिख सकूं, और ताकि आपको समझने में और याद करने में आपको थोड़ी आसानी हो। नंबर एक चीज़ मैं इसलिए इनको यहाँ पे सजा के लिखता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में, आपको याद करने में थोड़ी सहूलियत हो सके। नंबर एक बात दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं पहले इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ कि कई बार दोस्तों क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक बिंदु किसी भी इंसान के माइंड से स्किप हो जाते हैं दोस्तों, वो माइंड से निकल जाते हैं और अपने को पढ़ाते टाइम वो याद नहीं आते हैं, और फिर वो पॉइंट वो छूट जाती हैं, या फिर अपन कहें कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन बताने से भूल जाते हैं। और सपोज करो अगर मैंने कोई भी बिंदु से कोई भी एक या दो बात, महत्वपूर्ण बात बताने से मैं आपको भूल गया, वीडियो में बतानी भूल गया, और वही बात आपकी कंपटीशन एग्जाम में पेपर में पूछ ली गई, तो जो भी आपने पढ़ा वो सब आपका वेस्ट चला जाएगा, सब आपका बेकार चला जाएगा, और आप आके यही कहोगे कि सर आपने पढ़ाया बहुत कुछ, समझाया बहुत कुछ, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं आया। तो आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप वीडियो देखो, आप पढ़ो, तो 100% ना कहें तो मैक्सिमम 98-99% आपका क्वेश्चन अपने वीडियो में से बनना ही चाहिए। तो मैं इसी टारगेट को लेके ये पहले से ऐसे सजा के लिखता हूँ दोस्तों। इसके दो पर्पज हैं। पहला पर्पज कि कोई भी बिंदु छूटे नहीं, और दूसरा पर्पज दोस्तों कि जो भी एक जैसी सिमिलर चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, उसको एक जगह मैं सजा के लिख दूं, ताकि आप जब याद करो तो आपको याद करने में आसानी हो। दोस्तों जरूरी नहीं कि ये सब चीज़ें हैं ये आपको पहले से नहीं आती हो सकता है आपको ये चीज़ें पहले से भी आती हो, लेकिन मेरा इनको सजा के लिखने का मतलब यही है कि आप लोग को अगर पहले से भी आती हैं तो आप और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से क्या सीख के जाते हो, मेरे वीडियो से आप कितना क्या कुछ सीख पाते हो, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंस है। और इसी पर्पज से दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अपन ने लास्ट देखा था दोस्तों अमर सिंह जो प्रथम थे राजा, उसके शासनकाल से संबंधित घटनाएं। तो उन्होंने लास्ट में संधि की थी जहांगीर के साथ में, और लास्ट में जो कहा जाता है कि मेवाड़ को वो संधि के माध्यम से मुगलों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, और ये बात कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। इसके आगे दोस्तों अपन आज देखते हैं अगला शासक दोस्तों अपन देखते हैं कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह का दोस्तों जो शासनकाल है वो 1620 से 1628 ईस्वी तक माना जाता है। 8 साल तक लगभग इन्होंने शासन किया। अब कौन सी बातें दोस्तों कर्ण सिंह से संबंधित पूछी जाती है वो अपन याद करते हैं दोस्तों। एक पहली चीज दोस्तों, उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया। तो दोस्तों उदयपुर के जो जग मंदिर महल थे दोस्तों, इनका जो निर्माण कार्य है दोस्तों, इन्होंने किसने शुरू करवाया, ये कर्ण सिंह ने शुरू करवाया। और दोस्तों आगे अपन देखेंगे एक ये जो मंदिर थे दोस्तों जग मंदिर महल, इनका निर्माण कार्य पूरा किन्होंने किया, पूरा किया दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने। शुरू करवाया कर्ण सिंह ने और पूरा किया था जगत सिंह प्रथम ने। तो एक पॉइंट यहाँ से जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। अगला पॉइंट याद रखेंगे, शाहजहां अपने पिता से विद्रोह करने के दौरान यहीं रुका था। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन एक साथ याद रख सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से पॉइंट, एक तो जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया, और दूसरा शाहजहां अपने पिता जहांगीर से जब विद्रोह करके भागा था तो वो कहाँ पे रुका था, इन्हीं महलों में, जग मंदिर महलों में ही वो रुका था। तो कर्ण सिंह से कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो इससे अपन ये दो बिंदु याद रखेंगे। इससे आगे देखते हैं दोस्तों जगत सिंह प्रथम। तो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल दोस्तों
1628 से लेकर दोस्तों 1652 तक इसका शासनकाल माना जाता है। तो ये दोस्तों कुछ एक दोस्त सोच रहे होंगे कि सर ये शासनकाल तो बहुत ज़्यादा शासनकाल हो गए, हम इनको याद कैसे रखें। दोस्तों हर जो राजा है तो ये मेवाड़ के भी आएंगे, मारवाड़ के भी आएंगे, बीकानेर के भी आएंगे, दुनिया भर के शासक आएंगे और दुनिया भर के शासनकाल आएंगे। तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा, आप इनके शासनकाल को मत याद कीजिएगा, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इनका शासनकाल याद करना। लेकिन दोस्तों एक आप क्रम इनका शासकों का जरूर याद रखिएगा कि पहले कर्ण सिंह बने, उसके बाद जगत सिंह बने, फिर राज सिंह बने। तो जो भी मेवाड़ के शासक हैं, आप जब जैसे ही गोहिल वंश पूरा कंप्लीट हो जाए तो जो भी 20-22 शासक हैं उनको कंटिन्यू एक सारणी के रूप में लिख लीजिएगा। तो आप उनका क्रम थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा शासक पहले बना था, कौन सा बाद में बना था। ये आपके लिए याद रखना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो ये शासनकाल नहीं याद रखो तो कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा किया, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था। एक काम कौन सा किया दोस्तों, इसने जगमंदिर महलों के को जो इन्होंने निर्माण शुरू करवाया था तो जगत सिंह ने वो पूरा कर दिया दोस्तों, एक चीज। दूसरा दोस्तों उदयपुर में जगदीश मंदिर बनवाया, इसको दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने। तो ये प्रथम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, सेकंड भी आएगा आगे। तो जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। और दोस्तों इस मंदिर से संबंधित एक दो बिंदु याद रखिएगा। क्या है वो बिंदु, सपने में बना मंदिर कहा जाता है। कौन से मंदिर को कहा जाता है दोस्तों, जगदीश मंदिर को सपने में बना मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों अत्यधिक भव्य और सुंदर मंदिर है और अपनी सुंदरता के लिए ये जाना जाता है, इसलिए इसको सपने में बना मंदिर कहा जाता है। यह अत्यधिक सुंदर होने के कारण दोस्तों। और दोस्तों इसे क्या याद रखेंगे, मंदिर की जगन्नाथ प्रशस्ति का लेखक कृष्ण भट्ट है। ये दोस्तों एक दो बार पूछा गया है छोटे कंपटीशन लेवल एग्जाम में। तो मंदिर की जगन्नाथ प्रशस्ति या डायरेक्ट पूछ लेगा जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों, कृष्ण भट्ट है। तो यहां से इस लेखक का नाम याद रखिएगा, कृष्ण भट्ट किसके रचयिता है, जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता है। अगला पॉइंट दोस्तों, जगत सिंह की धायमा का नाम क्या था दोस्तों, नोजूबाई। नोजूबाई ने मंदिर बनाया और उसका नाम क्या था, धायमा का मंदिर। तो इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। तो ये जो मंदिर भी है दोस्तों, ये भी धाय माँ का मंदिर है, ये भी दोस्तों उदयपुर के अंदर ही है। और जगत सिंह की धाय माँ कौन थी दोस्तों, नोजूबाई। नोजूबाई ने एक मंदिर बनाया था, उसका नाम है धाय माँ का मंदिर। और ये कौन थी, ये जगत सिंह की धाय माँ थी। अब ये धाय माँ क्या होती है दोस्तों, एक तो होती है माँ और एक धाय माँ। तो दोस्तों राजा महाराजाओं के काल में क्या होता है, एक तो माँ होती है, तो धाय माँ मतलब जो युवराज होता था उसका लालन पालन पोषण करती थी, उसको कीड़ा वगैरह के कार्य करवाती थी, तो उसको मन बोलते हैं धाय माँ। तो इसकी धाय माँ थी नोजूबाई और उसका मंदिर है धाय माँ का मंदिर। और ये जगत सिंह की धाय माँ ने ही बनवाया था दोस्तों। तो जगत सिंह से दोस्तों कौन कौन से पॉइंट याद रखना है, एक तो जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया दोस्तों, एक पॉइंट। और इन चारों ही पॉइंट को दोस्तों, पांचों ही पॉइंट को एक साथ याद रखेंगे। दूसरा, जगदीश मंदिर बनवाया दोस्तों। उसके बाद में जगदीश मंदिर से संबंधित बात, ये अत्यधिक सुंदर है इसलिए इसको सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। और इसके जो जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक, ये जरूर दोस्तों आप याद रखिएगा, जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कृष्ण भट्ट। और जगत सिंह की धाय माँ नोजूबाई ने जो मंदिर बनाया उसको कहा जाता है धाय माँ का मंदिर। और लास्ट पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो राजा या सम्राट अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है, तो वो शासक या सम्राट थे दोस्तों जगत सिंह प्रथम। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने जगत सिंह को याद दिया। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को याद करने के लिए अपने को उसका सब कुछ याद नहीं करना, अपने को उसको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। और स्पेशली उन्हीं पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान में रखना है जो अपने कंपटीशन लेवल एग्जाम से संबंधित है और पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को उठाता हूँ, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारी बुक्स से दोस्तों ये पॉइंट्स उठाता हूँ मैं। और काफ़ी हद तक ये कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको इंक्लूड करके मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा लास्ट में। और पूरा सेशन आप जब देख लें, उसको एक बार समझ लें, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सेशंस, कोई भी बुक हो आपके पास XYZ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए, जिससे आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिलेगी और आपको अपनी तैयारी को परखने का मौका मिलेगा।
तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो जगत सिंह का अपन ने समझा, इससे आगे देखते हैं दोस्तों राज सिंह। राज सिंह क्या था दोस्तों? राज सिंह का शासनकाल दोस्तों 1652 से 1680 तक इसका रहा था शासनकाल। अब राज सिंह के शासनकाल से क्या थी कोई महत्वपूर्ण घटनाएं, उन सब का अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो राज सिंह के शासनकाल में देखते हैं दोस्तों राजनीतिक उपलब्धियां, कौन कौन सी राजनीतिक उपलब्धियां हैं राज सिंह ने वो प्राप्त की, अपन उनको समझते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 देखिए दोस्तों, चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई। चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई, शाहजहां के खिलाफ आक्रमण नीति। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो अमर सिंह थे दोस्तों, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य समझौता हो गया था, और समझौते के तो संधि हुई थी, समझौता हुआ था, उसके दौरान है, समझौते के दौरान मेवाड़ है वो वापस दे दिया गया था अमर सिंह को, लेकिन कंडीशन रखी गई थी कि जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का किला वापस दे दिया गया था, और कंडीशन रखी गई थी कि चित्तौड़ के किले के अंदर पुनर्निर्माण का कार्य नहीं करवाया जाएगा। और इसने दोस्तों वो ही कर दिया, चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई, मतलब पुनर्निर्माण करवा रहा है, मरम्मत कराई, और शाहजहां के खिलाफ आक्रमण की नीति अपनाई। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जब ये मरम्मत ही करवाने लग गया, जो संधि हुई थी दोस्तों उसकी शर्त को इसने तोड़ दिया, तो इसने क्या, इसके खिलाफ आक्रमण की नीति अपना ली दोस्तों। एक पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों, उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, उत्तराधिकारी के संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया, पहला राजा जिसने मुगलों का समर्थन किया था। कई बार पूछा गया दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। वह गुइल वंश का शासक कौन था जिसने औरंगजेब का समर्थन किया? तो नाम है राज सिंह। तो राज सिंह का नाम याद रखिएगा, इसने औरंगजेब का उत्तराधिकारी के युद्ध में समर्थन किया था। जब दोस्तों शाहजहां थे, शाहजहां के पुत्रों के अंदर उत्तराधिकारी के पद को लेके आपस में संघर्ष चल रहा था, उस समय है ये औरंगजेब का समर्थन करता है राज सिंह। तो इसको याद रखना है। और दोस्तों जब ये उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा होता है औरंगजेब और उसके भाइयों के मध्य, तो उसी समय क्या होता है दोस्तों, आपसी संघर्ष चल रहा होता है, मुगल आपस में लड़ रहे होते हैं, का फायदा उठाकर टीका दौड़ करवाई व आसपास के मुगल क्षेत्र जीत लिए। तो इस एक घटना को आप याद रख सकते हो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए। तो जब ये मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी के युद्ध की दौड़ चल रही होती है, तो उसी समय इसने एक टीका दौड़ करवाई और आसपास के मुगल क्षेत्र को इसने जीत लिया। किसने जीत लिया? राज सिंह ने दोस्तों। अगला पॉइंट, औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। जो औरंगजेब ने दोस्तों जो जजिया कर लगाया था तो गैर मुस्लिम लोगों पे, तो इसको दोस्तों वो उसका विरोध किया। किस शासक ने किया? औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किस शासक ने किया? राज सिंह ने किया। याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, इसने मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया। याद रखिएगा दोस्तों, किसने? राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया। जसवंत सिंह का बेटा था ये दोस्तों, जो अजीत सिंह है जसवंत सिंह का बेटा था, और जोधपुर का उस समय शासक था। 1678 ईस्वी के अंदर ये जोधपुर का शासक था दोस्तों। और इसी को दोस्तों कहा जाता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, क्योंकि दोस्तों सिसोदिया तो गोहिल वंश का शासक था, ये राज सिंह, और राठौड़ वंश के शासक कौन थे दोस्तों? अजीत सिंह थे। तो इसीलिए राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। जो ये समर्थन दिया था इसने अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ, इसी को राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन इन सारे पॉइंट्स को एक साथ याद रखेंगे। अब इन 5 ही पॉइंट्स को एक साथ याद रखेंगे की पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों कभी भी आप याद कीजिएगा तो की पॉइंट के माध्यम से याद कीजिएगा। 1-2 पॉइंट पकड़िएगा और फिर आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी बुद्धि का विकास होगा और दूसरा आपकी जो याद करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी दोस्तों। तो यहां से दोस्तों क्या है याद रख सकते हैं पहले में कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई, तो इसी के आधार पर उसने वो खिलाफत कर दी इसने शाहजहां की। दूसरा दोस्तों, उत्तराधिकारी का जो संघर्ष चल रहा था उसमें दोस्तों इसने औरंगजेब का समर्थन किया, और जो उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था इसी दौर में दोस्तों इसने क्या है कि मुगल सेन जो साम्राज्य थे उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। और दोस्तों क्या किया इसने, एक जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, इसका सहयोग किया औरंगजेब के खिलाफ, और इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन इसको कहा जाता है दोस्तों।
और एक अपन याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब ने जो जजिया कर लागू किया था उसका इसने विरोध किया था। तो ये 4-5 पॉइंट आप यहां से याद रख सकते हो दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इससे आगे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों इससे कौन सी 1-2 बातें याद रख सकते हैं। औरंगजेब से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की थी इसने। तो एक पॉइंट यहां से याद रख सकते हैं कि औरंगजेब से हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियों की रक्षा किसने की थी, वो भी दोस्तों इस राज सिंह ने की थी। अगला पॉइंट दोस्तों, औरंगजेब से हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी। तो इन दोनों पॉइंट को आप एक साथ याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि औरंगजेब दोस्तों है वो एक कट्टर मुस्लिम था। तो उसने क्या है कि औरंगजेब ने, आप जैसे ही इंडिया का हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे कि औरंगजेब ने काफ़ी सारे जो हिंदू धर्म के मंदिर थे उनको तोड़वा दिया, मूर्तियों को तोड़वा दिया था। तो इसीलिए दोस्तों इसने क्या किया, औरंगजेब से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की और औरंगजेब से ही हिंदू राजकुमारियों की भी इसने रक्षा की थी। और राजकुमारियों की रक्षा के करने के क्रम में आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो दोस्तों। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की इसने रक्षा की थी औरंगजेब से। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो रूपनगढ़ की रहने वाली थी। तो नाम याद रख सकते हैं दोस्तों। चारुमती की रक्षा किसने की, राज सिंह ने। और ये रूपनगढ़ किशनगढ़ की रहने वाली थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक नाम आता है फेमस नाम हाड़ी रानी। तो हाड़ी रानी से संबंधित क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं देखिए दोस्तों, कहा जाता है, पूछा जाएगा दोस्तों, हाड़ी रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सहल कंवर। सहल कंवर को दोस्तों हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। तो सहल कंवर। अगला दोस्तों, जो हाड़ी रानी थी कौन दोस्तों, ये सलूम्बर के रावत रतन सिंह की पत्नी थी दोस्तों। सलूम्बर के रावत रतन सिंह की पत्नी थी। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, सलूम्बर के शासक रावत रतन सिंह की पत्नी थी हाड़ी रानी। एक और पॉइंट इससे याद रख सकते हैं हाड़ी रानी से, पति ने युद्ध में जाने से पहले हाड़ी रानी से निशानी मांगी थी कि मैं अब युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हूं, तो आप मुझे कोई अपनी एक निशानी दो जिसको देख के मैं युद्ध में पराक्रम या वीरता दिखा सकूं। तो हाड़ी रानी ने क्या किया था, हाड़ी रानी ने दोस्तों उसको निशाने के तौर पे उसने को अब तलवार से गर्दन काट के अपने पति को दे दी थी कि आप मेरी वजह से विचलित, कहीं मेरी वजह से आपका ध्यान युद्ध में विचलित ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको अपनी गर्दन काट के देती हूँ, और ताकि आप अपने युद्ध में, आपका पूरा ध्यान आपका अपने युद्ध में रहेगा और आप युद्ध में विजयी होकर आना। तो ये कहानी है दोस्तों। तो याद रखना, पति ने युद्ध में जाने से पूर्व निशानी मांगी तो हाड़ी रानी ने सर काट के दे दिया था दोस्तों। और वो सर इसीलिए काट के दिया था ताकि हाड़ी रानी ये समझ रही थी कि मैं अपना सर काट के दे दूंगी तो ये युद्ध में इसका ध्यान विचलित नहीं होगा और युद्ध में जो रतन सिंह है वो विजयी होकर लौटेंगे। तो हाड़ी रानी से संबंधित 2-3 चीजें दोस्तों। एक तो हाड़ी रानी कौन थी, सहल कंवर थी, रतन सिंह की पत्नी थी, सलूम्बर के रावत रतन सिंह की पत्नी थी, और अपने पति रतन सिंह को युद्ध में जाने से पूर्व इसने अपने सर काट के दे दिया था। तो ये 2-3 बातें हाड़ी रानी से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, मेघराज मुकुल की कविता। मेघराज मुकुल की कविता दोस्तों किसने लिखी, सेनानी ने लिखी है। और ये संबंधित किससे है दोस्तों, ये हाड़ी रानी से संबंधित है। ये दोस्तों पूछा गया है, इसको स्पेशली याद रखिएगा 1-2 बार। मेघराज मुकुल की कविता किससे संबंधित है, संबंधित किससे है दोस्तों, ये हाड़ी रानी से संबंधित है। और ये लिखी किसने, सेनानी ने ये लिखी है दोस्तों। तो यहां से अपन ने हाड़ी रानी से संबंधित 3-4 बातें देखी और औरंगजेब से संबंधित 2 बातें देखी कि औरंगजेब ने एक तो औरंगजेब से देवी देवताओं की रक्षा की इसने राज सिंह ने, और इसने राजकुमारियों की रक्षा की। राजकुमारियों की रक्षा करने के मामले में अपन रूपनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, इसका नाम याद रख सकते हैं। तो यहाँ से अपन ने दोस्तों इन सबको याद किया। इससे आगे देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये जो दोस्तों अपन इधर से इधर तक पढ़ते आ रहे थे, ये क्या थी, राजनीतिक उपलब्धियां, कि राजनीतिक क्षेत्र में राज सिंह ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, तो वो अपन ने देखी। अब ये सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे कि सांस्कृतिक जीवन में उसने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, वो अपन यहां से याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियों में दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे
कि दोस्तों एक तो इन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। याद रखना, कितने मंदिरों का निर्माण करवाया दोस्तों? 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। अब क्रम से उनको याद रखेंगे। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? नाथ द्वारा राजसमंद में। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में। और अंबा माता का मंदिर उदयपुर में। तो 3 ही मंदिरों का निर्माण करवाया। तीनों मंदिरों का नाम याद रखना दोस्तों, पूछे जाते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और अंबा माता मंदिर, नाथ द्वारा राजसमंद, कांकरोली राजसमंद और उदयपुर के अंदर। तो तीनों मंदिर को नाम याद किए दोस्तों। इससे आगे देखते हैं। 3 झीलों का निर्माण करवाया। 3 झील कौन कौन सी है दोस्तों? राजसमंद झील, त्रिमुखी बावड़ी और जाना सागर तालाब। तो तीनों के नाम राजसमंद, त्रिमुखी और जाना सागर तालाब। अब है कहाँ कहाँ राजसमंद? तो राजसमंद में दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है और जाना सागर तालाब भी उदयपुर के अंदर स्थित है। तो 3 ही मंदिर बनवाए और 3 ही झील बनवाई दोस्तों। इनके नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से नाम याद नहीं होते हैं तो वीडियो आप रिवर्स करके पॉज करके वापस देख लीजिएगा, लेकिन आप याद कीजिएगा दोस्तों। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप पढ़ोगे, आप याद करोगे, आपको याद करने की कैपेसिटी धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। और एक दिन आप दोस्तों एग्जाम देने से पहले आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कह सकोगे कि अब मुझे एग्जाम में फेल करने वाला कोई नहीं है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए ताकि आपको बिना एग्जाम दिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। तो अपने पढ़ने का जो पैटर्न है उसको चेंज कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप इसी तरीके से किसी भी टॉपिक्स को पढ़िए, चाहे भले ही आप कोचिंग से पढ़ रहे हो या कोई बुक से पढ़ रहे हो या कहीं किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने पढ़ने के तरीकों को बदलिए दोस्तों। सफलता दोस्तों उन्हीं को मिलती है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, ना कि सब कुछ पढ़ने और याद करने वाले को मिलती है। तो स्मार्ट स्टडी करना सीखिए दोस्तों। स्मार्ट स्टडी आज के लिए बहुत जरूरी है। स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो दोस्तों कभी सफल नहीं होगे। तो मैं आपको वही यहाँ से करना सिखा रहा हूँ। तो इसे आगे देखते हैं दोस्तों। 3 मंदिर बनाए, श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और अंबा माता मंदिर। 3 ही झील बनवाई दोस्तों, राजसमंद झील, त्रिमुखी बावड़ी और जाना सागर तालाब। अब देखते हैं दोस्तों 3 विद्वान। उसके समय के 3 विद्वान थे। कौन कौन से 3 विद्वान? किशोर दास, सदाशिव भट्ट और रणछोड़ भट्ट। तीनों के नाम किशोर दास, सदाशिव भट्ट और रणछोड़ भट्ट। अब ये तो 3 विद्वान दोस्तों। तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि अपना क्या बोलते हैं जो राज सिंह के समय के जो 3 विद्वान है वो कौन कौन से थे, कभी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो पूछा जाएगा इनकी पुस्तकें कि ये पुस्तकें किसने लिखी थी। तो अब इनकी पुस्तकें देखिए दोस्तों। किशोर दास ने कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? राज प्रकाश पुस्तक है दोस्तों, वो किशोर दास ने लिखी। कौन सी दोस्तों? राज प्रकाश पुस्तक है दोस्तों, वो किशोर दास ने लिखी। राज रत्नाकर पुस्तक किसने लिखी? सदाशिव भट्ट ने लिखी। और अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति है दोस्तों रणछोड़ भट्ट ने लिखी। तो इनके बुक्स का नाम आपको स्पेशली याद रखना है। और स्पेशली दोस्तों राज प्रशस्ति को आपको याद रखना है। ये काफी बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में। तो राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? राज प्रशस्ति के लेखक है दोस्तों रणछोड़ भट्ट। और अमर काव्य वंशावली के लेखक भी दोस्तों रणछोड़ भट्ट है। तो यहाँ से 3 विद्वान, 3 पुस्तकें को अपन ने याद किया। एक बार वापस देख लेते हैं दोस्तों। किशोरदास की पुस्तक राज प्रकाश, सदाशिव भट्ट की पुस्तक राज रत्नाकर, रणछोड़ भट्ट की पुस्तक रणछोड़ भट्ट की पुस्तक अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति। तो 3 विद्वान, 3 बुक्स। तो इसके बाद में दोस्तों अपन आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसको 2 उपाधियां दी गई थी राज सिंह को। तो 2 उपाधियां दोस्तों इसकी कौन कौन सी दी गई थी अपन उनको भी देख लेते हैं। 2 उपाधियां दी गई थी दोस्तों। एक तो हाइड्रोलिक रूलर कहा गया था इसको, एक तो हाइड्रोलिक रूलर कहा गया और दूसरी दोस्तों इसको कहा गया विजयकट कातू कहा गया। अब ये इसको क्यों कहा गया? हाइड्रोलिक रूलर कहा गया दोस्तों। हाइड्रोलिक रूलर क्यों कहा गया? क्योंकि पानी की व्यवस्था की थी इसने, जो अपनी प्रजा है इसके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करवाई थी, इसलिए इसको हाइड्रोलिक रूलर कहा गया था। हाइड्रोलिक रूलर कहा गया था क्योंकि इसने संपूर्ण प्रजा के लिए एक शुद्ध और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की थी। क्योंकि दोस्तों आपको काफ़ी आपने अगर वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, साइंस के स्टूडेंट दोस्तों आप रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि जो हाइड्रो जो शब्द है ये पानी से संबंधित है, तो इसीलिए इसको हाइड्रोलिक
रूलर कहा गया था। और विजय कट का तो इसको क्यों कहा गया था दोस्तों? विजय कट का तो इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि बहुत युद्ध जीतने के कारण इसको विजय कट का तो कहा गया था, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध है वो जीते थे और उनके अंदर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसको विजय कट का तो कहा गया है दोस्तों। इसे आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों राज प्रशस्ति, जैसे कि मैंने बताया था राज प्रशस्ति के लेखक दोस्तों रणछोड़ भट्ट है। तो राज प्रशस्ति से को अपन 2-3 बिंदु राज प्रशस्ति से संबंधित और हैं, तो अपन उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। राज प्रशस्ति क्या है दोस्तों? राजसमंद झील के पास बड़े बड़े शिलालेखों पर लिखी गई प्रशस्ति है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, राज प्रशस्ति जो एक लेख है ये राजसमंद झील के किनारे बड़े बड़े शिलालेख हैं, तो उनके ऊपर लिखी गई प्रशस्ति है वो राज प्रशस्ति है दोस्तों। तो एक चीज याद रखिएगा, राजसमंद झील के किनारे बड़े बड़े शिलालेखों पर लिखी गई है दोस्तों ये। अगला पॉइंट इससे क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? यह संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो अगर पूछ लिया जाए तो कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है, 2-3 शिलालेख का नाम और डालकर एक राज प्रशस्ति डाल दिया जाए तो आंसर होगा अपना राज प्रशस्ति, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है और राजसमंद झील के किनारे शिलालेखों पर लिखी गई है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ से कि इस राज प्रशस्ति से क्या याद रखेंगे? बप्पा रावल से लेकर कहाँ तक? राजसिंह राजाओं तक। बप्पा रावल से लेकर राजसिंह राजाओं तक वर्णन किया गया है इसमें, और मुगल मेवाड़ संधि का भी वर्णन किया गया है, और राजसमंद झील के निर्माण की जानकारी इसमें मिलती है। झील का निर्माण कब से कब हुआ था? 1662 ईस्वी से 1676 ईस्वी तक हुआ था, में अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था दोस्तों। तो यहाँ से राज प्रशस्ति से इतनी सारी चीजों की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी याद रखिएगा? बप्पा रावल से लेकर जो राजसिंह के तक के राजा बने थे, इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किए, किससे युद्ध लड़े, किससे हारे, किससे जीते, संपूर्ण जानकारी वो राज प्रशस्ति में मिलती है। अगला पॉइंट दोस्तों, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी दोस्तों अमर सिंह और जो जहांगीर के मध्य, उसकी जानकारी मिलती है, और राजसमंद झील के निर्माण की जानकारी मिलती है कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, किस प्रकार हुआ, ये संपूर्ण जानकारी मिलती है। और झील का निर्माण दोस्तों 1662 ईस्वी से 1676 ईस्वी तक के मध्य हुआ था। इसको दोस्तों याद रखिएगा, 1-2 बार पूछा गया है कि राजसमंद झील का निर्माण कब से कब तक हुआ, तो 1662 से 1676 ईस्वी तक हुआ था। और ये दोस्तों कई बार पूछा गया है कि किस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था, तो वो झील है दोस्तों राजसमंद झील। तो इसको आप स्पेशली तौर से याद रखिएगा कि इसका राजसमंद झील का निर्माण वो अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहां से अपन ने देखा दोस्तों राज प्रशस्ति राजसमंद झील के जो ऊपर जो शिलालेख है उनके ऊपर लिखी गई प्रशस्ति है, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज अपन ने यहाँ से देश की संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है, और इसमें जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका सभी का समावेश किया गया है। अपन को ये 3 बातें राज प्रशस्ति से याद रखनी है दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, एक पॉइंट दोस्तों अपन यहाँ से याद रख सकते हैं, कुंभा के बाद सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया राज सिंह ने। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा के बाद सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले सम्राट या राजा कौन थे, तो आंसर आएगा अपना राज सिंह। तो एक तो दोस्तों अपने मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा हुए थे, जो सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थापत्य कला को इतना ज्यादा उन्होंने चरम शिखर पर पहुंचा दिया था। और दूसरे अपने शासक हुए हैं राज सिंह, तो ये कुंभा के बाद दोस्तों हुए राज सिंह। तो याद रखना, फर्स्ट है वो कुंभा है और दूसरा राज सिंह है, जो सांस्कृतिक गतिविधियों को अत्यधिक इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। अब दोस्तों यहाँ से अपन ने जो राज सिंह है इसके राजनीतिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धियां देख ली, और जो अपनी राज प्रशस्ति है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें अपन ने याद की। इसके आगे देखते हैं दोस्तों अपन जो राजा हुए अमर सिंह सेकंड, तो अमर सिंह सेकंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं और उनको याद करने का प्रयास करते हैं। अमर सिंह फर्स्ट दोस्तों अपन पहले पढ़ चुके हैं, अब अपन देखेंगे दोस्तों अमर सिंह सेकंड। तो अमर सिंह सेकंड का शासनकाल दोस्तों 1698 से 1710 तक इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अमर सिंह सेकंड से संबंधित एक जो चीज है दोस्तों, इसको याद रखना है, देबारी समझौता। देबारी समझौता दोस्तों नॉर्मली छोटे लेवल्स के एग्जाम में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन
स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम में के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देबारी समझौता क्या था और कैसे हुआ, किन के मध्य हुआ, इसको आप समझिएगा। देबारी समझौता दोस्तों कब हुआ? 1708 ईस्वी में हुआ, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह फर्स्ट के खिलाफ किया गया था। तो देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद शाह फर्स्ट मुगल बादशाह के खिलाफ किया गया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और ये किन किन के मध्य हुआ था देबारी समझौता, उनका याद रखिएगा। अमर सिंह सेकंड, एक तो जो मेवाड़ के राजा ही थे अमर सिंह सेकंड ये थे, दूसरे सवाई जय सिंह जो आमेर के राजा थे, और एक अजीत सिंह जो मारवाड़ के राजा थे दोस्तों। इन तीनों के मध्य हुआ था और इन तीनों ने मिलके है दोस्तों जो बहादुर शाह प्रथम थे मुगल बादशाह, इनके खिलाफ एक रणनीति बनाई थी, तो उसी को बोलते हैं देबारी समझौता। इन तीनों के मध्य एक समझौता हुआ था और ये इन्होंने बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ एक रणनीति बनाई थी लड़ने की, इसी को कहते हैं देबारी समझौता। तो नाम याद रखिएगा, अमर सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह। सवाई जय सिंह आमेर के शासक और अजीत सिंह मारवाड़ के शासक। तो इन तीनों के मध्य समझौता हुआ था दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी समझौता या संधि होती है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं और युद्ध होता है तो उसके कुछ परिणाम या निष्कर्ष निकलते हैं। तो क्या थी इसकी शर्तें, अपन शर्तों को देखते हैं दोस्तों। पहली शर्त रखी गई थी दोस्तों, जय सिंह व अजीत सिंह को इसके राज्य दिलाने में मदद करना। तो जो भी ये जय सिंह जो आमेर के राजा थे और अजीत सिंह थे जो मारवाड़ के शासक थे, इनको इसके जो राज्य जो जीत लिए थे मुगलों ने वापस दिलाने की मांग थी इसमें, कि जय सिंह व अजीत सिंह को इनके राज्य वापस दिलाने में मदद करेगा। कौन मदद करेगा दोस्तों? अमर सिंह सेकंड, जो मेवाड़ का जो राजा था, वो आमेर और मारवाड़ के जो भी राज्य जीत लिए थे मुगलों ने, उनको वापस दिलाने का प्रयास करेंगे। कौन करेंगे? अमर सिंह सेकंड करेंगे दोस्तों। तो नंबर एक शर्त यह रख दी गई। दूसरी शर्त, अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री, याद रखना, अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्र कंवर, नाम याद रखना, चंद्र कंवर का विवाह जय सिंह से इस शर्त पर किया कि उसकी पुत्री के बेटे को आमेर का अगला राजा बनाया जाएगा। तो इस पॉइंट को समझिएगा दोस्तों, कि जैसे ही ये देबारी समझौता हुआ, इसमें अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री का नाम चंद्र कंवर, कि अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री थी चंद्र कंवर, इसका विवाह आमेर के राजा से करवाया गया। और इस शर्त पे उसने करवाया कि जो आपके जो पुत्र होगा वो ही जो आमेर का अगला राजा बनेगा, मतलब मेरी बेटी का जो लड़का है वो ही आमेर का अगला राजा बनेगा। इस शर्त के आधार पर उसने जय सिंह से अपनी पुत्री का विवाह करवाया था दोस्तों। अब दोस्तों इतना याद रख सकते हैं। उसके बाद ये लाइन देखिएगा दोस्तों, सिसोदिया रानी का बाग चंद्रगढ़ के नाम पर जयपुर में स्थित है। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है छोटे लेवल्स के एग्जाम में, कि सिसोदिया रानी का बाग कहाँ स्थित है। पहली बात तो ये जयपुर में स्थित है, और ये किसके नाम पर बनाया गया दोस्तों? तो ये चंद्र कंवर के नाम पे बनाया गया। तो ये चंद्र कंवर कौन थी दोस्तों? चंद्र कंवर ये अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी और ये सवाई जय सिंह की पत्नी थी। तो अमर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जय सिंह से करवाया था। किस शर्त पे करवाया था? कि अब मेरी जो पुत्री के बेटे हैं वो ही जय सिंह के बाद राजा बनेंगे। तो यहाँ से सिसोदिया रानी का बाग कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, जेपीआर जयपुर में स्थित है, और चंद्र कंवर के नाम पर इस बाग का निर्माण करवाया गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन ने अमर सिंह सेकंड के शासनकाल से संबंधित कुछ घटनाएं देख ली, एक देबारी समझौता और दो तीन और इसकी जो शर्तें थी, प्रमुख शर्तें 1 2 3, इनको अपन ने याद किया। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं अपन संग्राम सिंह सेकंड। तो संग्राम सिंह सेकंड भी एक छोटे शासक हुए दोस्तों, तो इससे भी 1 2 बिंदु आप याद रख सकते हो। संग्राम सिंह सेकंड का मेवाड़ के इतिहास में क्या योगदान रहा, तो देखिएगा। एक तो सहेलियों की बाड़ी बनाई, पूछा जाता है दोस्तों, छोटे लेवल्स के कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सहेलियों की बाड़ी बनाई कहाँ स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई दोस्तों? संग्राम सिंह सेकंड ने बताई। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये उदयपुर में स्थित है, नाम याद रखिएगा। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और बनाई किसने? संग्राम सिंह सेकंड ने बनाई। सहेली संग्राम, सह से सहेली, सह से संग्राम, संग्राम सिंह सेकंड ने बनाई। और वैद्यनाथ मंदिर किसने बनाया दोस्तों? नाम याद रखिएगा। वैद्यनाथ मंदिर किसने बनाया? सिसारमा गांव उदयपुर में दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर बनाया तो दोस्तों इसी ने था, संग्राम सिंह सेकंड ने बनाया था। और ये स्थित कहाँ है दोस्तों? इस तो सिसारमा गांव उदयपुर में स्थित है। जहां सहेलियों की बाड़ी स्थित है वहीं दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर स्थित है। अब दोस्तों वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक रूप भट्ट है, इसको आप एक ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हो। वैद्यनाथ मंदिर है
वो उदयपुर में सीसाराम गांव में है। और वेद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक है रूप भट्ट। वेद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों? रूप भट्ट। तो ये 3 बिंदु दोस्तों आप संग्राम सिंह से याद रख सकते हो। सहेलियों की बाड़ी, वेद्यनाथ मंदिर और वेद्यनाथ प्रशस्ति, रूप भट्ट। तो इस प्रकार से आपने संग्राम सिंह से संबंधित 3 ही बिंदु हैं और ज़्यादा संग्राम सिंह से और क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब दोस्तों 1-2 शासक और बचते हैं, गुहिल वंश के 2 शासक और बचते हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन उनसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी अपन देखेंगे, और क्या उनका इतिहास में योगदान रहा मेवाड़ के इतिहास में, उसको अपन पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद अपना गुहिल वंश दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। फिर दोस्तों अपन लेके आएंगे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का सेशन। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे। उसके बाद अपना मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा तो किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अपना क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक कर लें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।